देखिए, ये आप लोगों को बताया गया था कल कि संविधान सभा का गठन होना था, एक कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन है आज है तो गड़बड़, लेकिन कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो कैबिनेट मिशन आया था, किसके काल में आया था? लॉर्ड वेवेल और तो कैबिनेट मिशन लंदन से आया था। उसने प्रस्ताव दिया था कि उस समय जो मांग हो रही थी, उस मांग के दौरान उसने प्रस्ताव दिया था कि भारतीय लोग अपना संविधान बनाएंगे। पहली बात, भारतीय लोग अपना संविधान बनाएंगे। दूसरा, ये संविधान बनेगा कैसे? एक संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा इसमें, और इसके जो मेंबर चुने जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। दूसरा, रियासत के शासक लोग आएंगे इसको चुन के। तो इसमें जो विधानसभा में सदस्य होंगे, सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा के जो भी सदस्य आएंगे वो अप्रत्यक्ष, यानी सीधे जनता नहीं चुनेगी, इसमें ये कहा गया। और इसमें ये कहा गया था कि जो केंद्र में सरकार होगी वो वीटो पावर छोड़कर सारे अधिकार एक सरकार को दिए जाएंगे, यानी एक अस्थायी सरकार का गठन होगा। इसमें पाकिस्तान की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको टुकरा दिया गया। वो नहीं मांग गया, इसमें टुकरा दिया गया। मुस्लिम लीग की मांग को पाकिस्तान की बढ़ाया गया है। क्योंकि जब मुस्लिम लीग की मांग नहीं मानी गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, यानी दंगा कराने लगे। ये दंगा बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में हर जगह फैल गए। लगभग रिपोर्ट के अनुसार 1,80,000 लोग उस समय मारे गए थे। और ये दंगा बंद नहीं हुआ, आज़ादी तक बंद नहीं हुआ। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसमें बहुत अधिक दंगे हुए। चूँकि कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें एक प्लान ये भी था कि अस्थायी सरकार, यानी एक गवर्नमेंट भारत की के ही लोगों द्वारा मिलकर एक गवर्नमेंट बनने की। तो 12 अगस्त 1946 को ये ऑफर दिया गया कांग्रेस पार्टी को और मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2 सितंबर 1946 को एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946 अस्थायी सरकार का गठन हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये सरकार गठन हुई। उस समय जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ। इसमें देखिए कई लोग नाम शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। पटेल, वल्लभ भाई पटेल इनको गृह एवं सूचना मंत्रालय दिया गया था। सूचना राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री बनाया गया। C.R. राजगोपालाचारी इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया।
रक्षा मंत्री बनाया गया है। CR राजगोपालाचार्य को, बलवंत सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। बलवंत सिंह को रक्षा मंत्री, अरोड़ा आसिफ अली इनको रेल मंत्री, अरोड़ा आसिफ अली को रेल मंत्री। पहले तो देखिए मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया, बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती इसमें। तो मुस्लिम लीग के कई लीडर शामिल होते हैं, तो मुस्लिम लीग के जो लीडर शामिल होते हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया जाता है, जैसे वित्त मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया जाता है। गजानतर अली इनको स्वास्थ्य मंत्री, इसी प्रकार ये देखिए 15 सदस्यीय टीम थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया। तो ये अस्थायी सरकार उस समय गठन हो गया। कैबिनेट ने कहा, यानी भारत के पास देखिए नेतृत्व मिला, केंद्र में नेतृत्व मिल गया। वायसराय भी थे, वायसराय के पास वीटो पावर था, लेकिन भारत देखिए जितने विभाग आपको लिखा है इस समय केंद्र सरकार में ये विभाग रहते हैं, रक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सारे विभाग उस समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सरकार बन गई। ये कैबिनेट मिशन का प्लान से ये एकदम जाहिर हो गया था कि अब भारत को आज़ादी मिलने ही वाली है, ये इसीलिए भेजा भी गया था। इसके बाद चूंकि पहले कैबिनेट मिशन के प्लान में वो शामिल नहीं थी मुस्लिम लीग, लेकिन बाद में शामिल हो जाती है। और इसी कैबिनेट मिशन के पहले मतलब बाद में एक क्या कहते हैं, इसी कैबिनेट मिशन में एक प्रस्ताव था कि संविधान सभा का गठन होगा, भारत के लोग आपस में मिलकर अपना संविधान बनाएंगे। इसीलिए संविधान की क्या कहते हैं चुनाव हुआ। उस चुनाव में 296 लोग चुन के आए थे। 93 लोगों को रियासत से जीतना था, लेकिन रियासत के लोग संविधान सभा के चुनाव में चुने तो गए, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया, सब भाग नहीं लिया। 296 लोग ये संविधान के सदस्य चुन के आए। उसके बाद देखिए संविधान सभा की बैठक हुई, आप लोगों को मालूम ही होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये बैठक हुई केंद्रीय क्या कहते हैं, ये आपका एक वो है संसदीय दल, ये दिल्ली में, हाँ वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी, हाँ सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय हॉल में ये मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा से जो चुने हुए लोग आए थे, इसमें सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। और बाद में क्या कहते हैं, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो ये संविधान सभा की बैठक शुरू हो गई थी। संविधान पूरा बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ये तो कैबिनेट प्लान के तहत ही भारत में संविधान बना। इधर प्रधानमंत्री जो लंदन में थे इंग्लैंड के, उनका नाम था एटली। उनको ये मालूम था कि आगे फिर चुनाव होने वाला, इसीलिए उन्होंने पहले घोषणा कर दिया कि भारत को कब आज़ादी देंगे। 27 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये वहां के प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड की सदन, निचले सदन में ये बात कही कि भारत को जून 1948 में आज़ादी दे दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जून 1948 में स्वतंत्रता दे दी जाएगी। जून 1948
स्वतंत्रता दे दी जाएगी, ये आदेश दिया गया। यानी एटली ने ये कहा कॉमन यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसके लिए उन्होंने जो गवर्नर जनरल थे उसको बदला, एक नए गवर्नर जनरल की भी नियुक्ति की और उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। लॉर्ड माउंटबेटन को इसीलिए भेजा गया था कि भारत में ये बातचीत करने के लिए आए कि कैसे भारत को आज़ादी दिया जाएगा। लेकिन जब ये वहाँ पर ये आए तो यहाँ पे जो वातावरण था वो ऐसा वातावरण था कि भारत को विभाजन, मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल तैयार नहीं थे कि भारत बटे, गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि बटे, गांधी जी भी नहीं चाहते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमने आपको बताया कि दंगा शुरू था, दंगा ख़त्म नहीं होने वाला था। 1946 का जो दंगा शुरू हुआ था वो चल रहा था और दंगा बंद नहीं हो रहा था, और दंगा इसीलिए बंद नहीं कराया जा रहा था कि किसी तरह विभाजित हो जाए भारत। इसीलिए जब माउंटबेटन आए तो सभी नेताओं से उन्होंने बारी बारी बात किया। उन्होंने महात्मा गांधी से बातचीत किया, पटेल से बात किया, सबसे अंत में उन्होंने जिन्ना से बात की, लेकिन जिन्ना बिल्कुल तैयार नहीं थे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि जिन्ना को जो अस्थायी सरकार है उसकी पूरी कमान दे दिया जाए। जो नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी थी वो कहा, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी की ये बात नहीं मानी। गांधी जी चाहते थे कि बंटवारा रोकने के लिए अगर मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार भी बनाने की मौका मिल जाए तो उसको भी दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति इसके लिए तैयार नहीं थी। अंततः ये निष्कर्ष पे निकला कि भारत का विभाजन ही एक रास्ता है। इसलिए माउंटबेटन यहाँ से नेताओं से बात करने के लिए फिर लंदन गए, वहाँ पे प्रधानमंत्री से बात किया उन्होंने, और यहाँ के सचिव जो थे उस सचिव से भी बात करने के बाद फिर वो भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने अपनी एक योजना पेश की। उस योजना को हम लोग जानते हैं माउंटबेटन योजना। इसी योजना के आधार पे ही भारत का बंटवारा हुआ था। जो पूरा अखंड भारत है वो 2 देशों में बंट गया था। चूँकि जनमत संग्रह पूरे देश में करवाना इतना मुश्किल था, इसीलिए जो माउंटबेटन योजना था उन्होंने जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ज़्यादा था उस और हिंदू की संख्या भी जहाँ ज़्यादा थी वहाँ पर उन्होंने मतदान कराना था। बाकी रियासत को ये छोड़ देना था कि वो किसी भी देश में शामिल हो सकती है, या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में। तो 3 जून 1947 ये भारत में माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना ये दिया गया। अब देखिए कैसे माउंटबेटन योजना में क्या था। इस समय देखिए पंजाब, बंगाल, इसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या लगभग बराबर थी। तो इसको बंटवारे के लिए जो पंजाब में विधानसभा थी, विधानसभा के सदस्य अलग अलग बैठक करके ये निर्णय लेंगे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो पंजाब एवं बंगाल, पंजाब एवं बंगाल में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्णय लेना था। निर्णय पंजाब एवं बंगाल ये सदस्यों के द्वारा निर्णय लेना था। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहाँ पर जनमत संग्रह होना था। तीसरा था असम का सिलहट जिला, उस सिलहट को भी जनमत संग्रह लेना था। असम के सिलहट में
सिलहट जिले को भी जनमत संग्रह करना था। असम के सिलहट जिले, इनको यहाँ भी जनमत संग्रह करना था। अब बचता है बाकी प्रांत, जैसे संयुक्त प्रांत, बम्बई, ये सब क्या कहते हैं भारत के हिस्से थे। इनको निर्णय लेना था कि पाकिस्तान में जाना है या क्या कहते हैं भारत में रहना है, ये इस तरह से निर्णय लेना था। और बाकी बचता है रियासत। रियासत अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन अंत में माउंटबेटन ने उनको अंधेरे में रखा। पहले तो ये कहा कि आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, ना तो आप भारत में रहेंगे ना तो पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन उन्होंने अंत में कहा कि जब ये दोनों गणराज्य बन जाएंगे तब आपकी स्वतंत्रता, हमारे अधीनता खत्म हो जाएगी। आपको एक देश में तो चुनना ही पड़ेगा, या तो आप भारत जाइए या तो पाकिस्तान जाइए। तो रियासत को अंत तक माउंटबेटन ने अंधेरे में रखा। पहले तो ये कहा कि आप स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपकी स्वतंत्रता हमारे अधीनता से खत्म होती है। अब आपकी अधीनता या तो पाकिस्तान के अधीन रहेगी या भारत के अधीन। तो रियासत को निर्णय लेना था अंत में। जैसा कि इसमें कहा गया पंजाब और बंगाल, पंजाब में विधानसभा के आधे सदस्य अलग मीटिंग लिया, आधे ने अलग। दोनों ने कहा कि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला जाएगा और आधा पंजाब भारत में। तो देखिए पंजाब भारत में है ना, तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, और आधा पंजाब, पूर्वी पंजाब भारत में। पंजाब के दो हिस्से हो गए, पश्चिमी पंजाब और ये आपका पूर्वी पंजाब, ये भारत में आ गया पूर्वी पंजाब, ठीक है। इसी प्रकार बंगाल का भी विभाजन हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल ये भारत में आया और पूर्वी बंगाल ये पाकिस्तान में आया। लेकिन बाद में पूर्वी बंगाल में, क्योंकि देखिए पूर्वी बंगाल ये है आपका बांग्लादेश, ये और पाकिस्तान ये है, यहाँ वो पश्चिम में यहाँ तक कैसे शासन करेगा, वो भारत के रास्ते से गुजर कर कैसे शासन करेगा, बड़ी मुश्किल बात थी। तो यहाँ पे पूर्वी बंगाल में भी आंदोलन चला और अंत में 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो उसी समय उन्होंने सैनिक सहायता देकर पूर्वी बंगाल आज़ाद हुआ और वो एक नए देश के रूप में आया, बांग्लादेश। आज ये क्या बन गया, बांग्लादेश। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत हुआ था, ये जनमत से पाकिस्तान में चला गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की राजधानी बलूचिस्तान है, ठीक है, ये जनमत हुआ था यहाँ पर, ये पाकिस्तान में चला गया। और सिलहट भी पूर्वी बंगाल में चला गया था, ठीक, सिलहट में भी जनमत हुआ, वो भी पूर्वी बंगाल में चला गया, यानी आज पाकिस्तान बांग्लादेश में। तो इस प्रकार ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन की जो योजना थी वो भारत में विभाजन कर दिया भारत का, ठीक है। अब समस्या दूसरी आती थी कि रियासत किस में रहेंगे। उस समय रियासत में जो सचिव थे वो क्या कहते हैं, एक तो मेनन करके सचिव थे और विभाग का मंत्रालय था वल्लभ भाई पटेल के पास। वल्लभ भाई पटेल के पास ये विभाग था। देखिए इस बंटवारे का विरोध गांधी जी कर रहे थे, बिल्कुल गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वो तो कह रहे थे कि ये बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से होगा। उनका कथन भी था कि मेरी लाश के ऊपर से होगा अगर एकत्र होगा, वो नहीं मान रहे थे। और एक व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद भी बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि ये बंटवारा हो। ये 2 व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। किसी तरह पटेल को समझाया गया और नेहरू को समझाया गया। जब दंगा बहुत हो रहा था तब माउंटबेटन ने गांधी जी को समझाया कि अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे तो ये दंगा आप
रोक तो लेंगे लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए अंत में गांधी जी को भी मानना पड़ा। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बंटवारे का प्रस्ताव रखा था गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत बंटवारे का प्रस्ताव रखा। इसको कई लोगों ने पूर्ण तरीके से ये पास, कहने का मतलब पूर्ण सहमति से नहीं पास हो पाया था। कई लोगों ने विरोध किया। उस समय लगभग 100 मेंबर ने विरोध किया। पुरुषोत्तम दास ने विरोध किया और भी कई लोगों ने विरोध किया। इसी प्रकार मुस्लिम लीग में बंटवारे को जो अधिवेशन हुआ उसमें सब लोगों ने लगभग सहमति दिया। 2 से 4 लोगों ने ही विरोध किया। तो ये 14 जून 1947 को ये प्रस्ताव के ये बंट गया। इसके बाद भारत के बंटवारे का जो असली प्रस्ताव था वो इंग्लैंड की संसद ने पास किया। इंग्लैंड की संसद में 4 जुलाई 1947 को रखा गया। 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद में ये प्रस्ताव रखा गया। जुलाई 1947 को ये पास हो गया संसद से। 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद ने पास कर दिया। इस अधिनियम से 2 चीज़ें सामने आ गई कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा, मतलब वहाँ स्वतंत्रता मिलेगी, और 15 अगस्त को भारत। 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। आगे चल के वल्लभ भाई पटेल की प्रभाव से, उनकी समझदारी से लगभग रियासत ने भारत के विलय कर लिया, विलय पत्र पे दस्तखत कर दिया। लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किया, और ये 3 राज्य थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 रियासत नहीं कर रही थी। जम्मू कश्मीर चूँकि देखिए पाकिस्तान से एकदम सीमा पे, तो वहाँ के महाराजा जो हरि सिंह थे वो दस्तखत नहीं कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब जबरन कबायली लोग वहाँ घुसने लगे जम्मू कश्मीर में, तब वो उनको जब अपनी सुरक्षा का खतरा हुआ तब उन्होंने भारत में दस्तखत किया। और जब दस्तखत किया तो यहाँ पर नेहरू जी ने तब सेना भेजी। उस समय उस सेना ने पूरा, ये आप जो पीओके देख रहे हैं, पूरा ये क्षेत्र कवर कर लिया था, जीत लिया था। ये पूरा जो 24% हिस्सा पाकिस्तान के पास है आज भारत का, जम्मू कश्मीर का, उस समय उस सेना ने कब्जे में कर लिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा शिथिलता की नीति अपनाई। इसके कारण सेना को जब बुलाया गया तो फिर लगभग 24 हिस्से में, इतने हिस्से में वहाँ की सेना, क्या कहते हैं, कबायली लोगों ने फिर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान चला गया यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आदेश दे दिया कि वास्तविक रेखा पर दोनों सेना जिस समय है तो उसी को मान लिया जाए। तो उस समय इस हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा था, तो इसीलिए इतने हिस्से का ये क्या कहते हैं, LOC में रोक दिया गया और वो पाकिस्तान में चला गया, और बाकी हिस्सा कश्मीर का हमारे देश में। ये यूएनओ में जाने के कारण, अगर उसी समय उतना पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिए होते तो आज ये जो समस्या है जम्मू कश्मीर की, ये नहीं होती।
ठीक है, जो आज समस्या बनी हुई है ये उस समय की समस्या नहीं बनी थी, उस समय कब्जा कर लिया गया था। दूसरा, जूनागढ़ का शासक मुस्लिम था लेकिन वहाँ की जनता हिंदू थी ज़्यादातर। गुजरात में ये जूनागढ़, आजकल जूनागढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट है, उस समय जूनागढ़ ये क्या कहते हैं रियासत थी। बाद में वल्लभ भाई पटेल ने जब वहाँ सेना भेजी तब वहाँ का शासक क्या कहते हैं भाग गया और जूनागढ़ को विलय कर दिया। अंत में हैदराबाद के जो निज़ाम हैं वो भी पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। अब देखिए हैदराबाद तो यहाँ है और वो पाकिस्तान में समझौता करना चाह रहे थे, वहाँ भी सैनिक कार्रवाई की गई, एक सैनिक कार्रवाई किया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया हैदराबाद को, वो है पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को क्या कहते हैं कब्जे में लिया गया। तो इस प्रकार ये हैदराबाद जूनागढ़ ये भारत में विलय हो गया और बाकी जो पुरानी जितनी भी रियासत थी 542 रियासत पहले से ही थी, उस सभी ने क्या कहते हैं स्वेच्छा से भारत में विलय पत्र पे दस्तखत करके भारत के अंडर में ये हो गया। तो इस प्रकार आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को और देश स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये देखिए आज ये आपको ये टॉपिक ख़त्म होता है, ये 15 अगस्त 1900, इसके बाद भी 1964 तक का इतिहास है। लेकिन हमने देखिए आपको जो भी इतिहास बताया उसमें कई गवर्नर जनरल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किस गवर्नर जनरल के काल में कौन कौन सी घटना घटी, हमने आपको लॉर्ड कर्जन के पहले तक रिपन तक बताया था। आज हम आपको बता देंगे कि बाकी लोगों के काल में जितने गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड कर्जन से, तो उनके काल में इम्पोर्टेंट घटनाएं क्या थी ये हम बता रहे हैं। देखिए लॉर्ड रिपन का काल था 80 से 84, उसके बाद डफरिन आए। रिपन के बारे में तो हम बता चुके हैं। डफरिन, लॉर्ड डफरिन का काल था 1884 से 1880। डफरिन, इनके काल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और बर्मा को जीत लिया गया था। बर्मा के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, पहला युद्ध हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, दूसरा हुआ था डलहौजी के काल में, तीसरा इनके काल में बर्मा को जीत लिया गया था। बर्मा विजय हुआ, बर्मा को जीता गया था। और फिर बर्मा को कब अलग किया गया है? 1935 में। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से आज़ादी दे दिया गया था, अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड लैंसडाउन, इनका काल था 1888 से 1896। इनके काल में एक एक्ट पारित हुआ था, फैक्ट्री एक्ट। देखिए 2 फैक्ट्री एक्ट पारित हुए थे। एक रिपन के काल में फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। रिपन जब गवर्नर जनरल थे तो 1881 में फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। 1881 में रिपन के काल में ये फैक्ट्री एक्ट क्या है? इसमें यह बताया गया था कि 7 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्री उद्योग में काम कराने के लिए मनाही है। ठीक है, ये बताया गया था। फैक्ट्री सबसे पहले रिपन के काल में ही फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। और लॉर्ड लैंसडाउन के काल में 1891 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। इसमें पारित हुआ था कि लॉर्ड लैंसडाउन के काल में कि महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम में नहीं लगाया जा सकता है।
महिलाओं के काम के बारे में था। महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम में नहीं लगाया। ग्यारह घंटे से अधिक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये लॉर्ड लैंसडाउन का था। इसके बाद देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन आए। उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं था। उनका एक कथन था कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया था और तलवार के बल पे ही रखा जाएगा, ये देखिए उनका कथन आया था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड कर्जन, इनके काल में कई घटनाएं घटी भारत में। इनके काल में कई घटनाएं घटी। इन्हीं के काल में क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग इन्हीं के काल में हुआ था। मानगिरी के नेतृत्व में, मानगिरी के नेतृत्व, और इन्हीं के काल में सबसे पहला विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902, टॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग। 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम इन्हीं के काल में। इन्हीं के काल में सबसे पहले पुरातत्व विभाग बना भारत में। जो पुराने स्मारक थे उनका देख रेख करने के लिए सबसे पहले 50,000 पाउंड का खर्चा भी दिया गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। $50,000 पाउंड खर्च किया गया। इनके काल में 50,000 पाउंड देखिए पुरातत्व विभाग में इनके काल में खर्च किया गया। इन्हीं के काल में जो ब्रिटिश मुद्रा है पाउंड, वो भारत में चलने लगा। ब्रिटिश कानूनी रूप से उसको मान कर दिया गया। ब्रिटिश मुद्रा पाउंड को कानूनी मान्यता दी। पहली बार पुलिस आयोग इन्हीं के काल में गठन हुआ। पुलिस आयोग फ्रेजर की अध्यक्षता में, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग इन्हीं के काल में हुआ। और आप लोगों को बता ही चुके हैं कि बंगाल विभाजन इन्हीं के काल में हुआ। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं, बंगाल विभाजन इन्हीं के काल में हुआ। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का था 1905 से 1910 तक। लॉर्ड मिंटो जब गवर्नर जनरल बने तो इनके काल में देखिए मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई 1906 में। मुस्लिम लीग बना। इन्हीं के काल में 1908 में पत्रकारिता एक्ट पारित हुआ। एक्ट पारित। इसके
इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये गवर्नर जनरल बन के आए 1910 से 1916। इनके काल में देखिए राजधानी बदला, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदला। बंगाल विभाजन रद्द हुआ इन्हीं के काल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल जो विभाजन था ये रद्द हुआ इन्हीं के काल में 1916। और इन्हीं के काल में बम कांड भी हुआ, दिल्ली बम कांड। इसमें राज बिहारी बोस का हाथ था जो बाद में चले जाते हैं जापान, ठीक है, इन्हीं के काल में। इसके बाद कौन बन के आया? लॉर्ड चैमफोर्ड। 1916 से 1921 लॉर्ड चैमफोर्ड। इनके काल में क्या हुआ? होम रूल आंदोलन हुआ। इन्हीं के काल में खिलाफत आंदोलन और कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। इन्हीं के काल में एक एक्ट पारित हुआ था, क्या नाम है उसका? रॉलेट एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट पास हुआ था, रॉलेट एक्ट। इन्हीं के काल में रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था 1916 से 1921। अब अगले गवर्नर जनरल थे क्या कहते हैं? लॉर्ड रीडिंग। 1923 से 1926 तक। इनके काल में क्या कहते हैं? लंदन के राजकुमार भारत आए थे, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। भारत यात्रा। इनके काल में काकोरी कांड हुआ था। इन्हीं के काल में चौरी चौरा भी कांड हुआ। ये इंपॉर्टेंट है सब। इस तरीके से गवर्नर जनरल से पूछा जाता है कि किसके काल में क्या क्या, ये बता दिया गया है, लेकिन किसके काल में क्या हुआ? इन्हीं के काल में चौरी चौरा कांड भी हुआ। और स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई। 1921 से 1926। अब गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 ईस्वी। लॉर्ड इरविन, इनके काल में क्या क्या हुआ? साइमन आयोग का आगमन हुआ, गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन आयोग, साइमन आयोग का आगमन। दिखाई दे रहा आप लोगों को? दिखाई दे रहा ना? साइमन आयोग भारत आया। इन्हीं के काल में लाहौर अधिवेशन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के काल में मोती रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट,
काल में सन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ। हाँ, वो तो गांधी इरविन के नाम से ही समझौता है, ठीक है, ये तो पकड़ लेंगे आप लोग। वो तो गांधी इरविन समझौता हुआ इनके काल में, और आप लोगों ने जो कहा वो फांसी इन्हीं के काल में। क्या कहते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव को फांसी। इनके काल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लॉर्ड इरविन जब थे तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब इसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। इनका काल था 21 से 36। लॉर्ड वेलिंगटन, इनके काल में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि पहला दूसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए, गांधी ने जब इरविन से समझौता किया, उन्होंने कहा कि हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो लॉर्ड इरविन नहीं थे वायसराय। हाँ, तो वेलिंगटन को नियुक्त कर दिया गया, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होते समय भारत के वायसराय कौन थे? वेलिंगटन थे, ना कि इरविन थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, और द्वितीय सन्य अवज्ञा आंदोलन, सन्य अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, इनके काल में। लॉर्ड वेलिंगटन, इन्हीं के गांधी एवं अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। लेफ्टिनेंट मैकडोनाल्ड का अवार्ड यानी घोषणा हुई थी इन्हीं के काल में। 1935 का अधिनियम इन्हीं के काल में पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें इनके काल में हुई थी। 1935 द्वितीय गांधी अम्बेडकर पूना समझौता, लेफ्टिनेंट मैकडोनाल्ड घोषणा, 1935 का अधिनियम से इन्हीं के काल में। अब आते हैं 1936 से 1944, लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो ये 1936 से 1900, इनके समय में प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। इनके ही काल में 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी, इन्हीं के काल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इन्हीं के काल, यही जब वायसराय थे तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन किया था। 1943 अस्थायी सरकार का गठन। हुआ था। इन्हीं के काल में आजाद हिंद फौज का भी गठन हुआ। गठन
1936 से 44। इसके बाद आए लॉर्ड वेबल। से 1947 लॉर्ड वेबल 1944 से 1947 ये गवर्नर जनरल बन के आए भारत में। लॉर्ड वेबल 1944 से 1947 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण काल इनके काल में हुआ। इन्होंने खुद एक योजना पेश की, लॉर्ड वेबल योजना। ठीक है, योजना इन्हीं के नाम से जानी जाती है, वेबल योजना 1945। इसके बाद इन्हीं के काल में एक जगह सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ पे? कहाँ पे? शिमला में। बहुत अच्छा, शिमला 1945 शिमला सम्मेलन। इन्हीं के काल में 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। इन्हीं के काल में 1945 इन्हीं के काल में कैबिनेट मिशन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट। 1946 कैबिनेट मिशन आया। 1946 ये कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में, इन्हीं के काल में। इन्हीं के काल में 1946 में अस्थायी सरकार का गठन हुआ और 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्हीं के कारण। अंतिम गवर्नर जनरल 1947 से 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल भारत में बन गया। अभी बताया गया। इन्होंने एक योजना पेश की, वही योजना भारत में बंटवारे का रूप लिया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए, पहले 1858 के अधिनियम में किसने पूछा क्वेश्चन? आप नाम बदल दिया गया था। जब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, लेकिन 1935 के अधिनियम में फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, नाम बदल दिया गया था। 1935 से उन्हीं को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये देखिए आपका ये गवर्नर जनरल का ये काम था। चलिए इसको अब बंद कर दीजिए। देखिए ये